हाँ जी। तो पिछली क्लास में तो अपन ने थोड़ा सा ही पढ़ा था, तो फिर भी उसका रिवीजन कर ले। अपन ने हिस्ट्री ऑफ मारवाड़ शुरू की थी और बताया था कि मारवाड़ में राठौड़ डायनेस्टी का अधिकार हुआ करता था। राठौड़ डायनेस्टी का रूल था। राठौड़ों के बारे में इतिहासकारों में दो मत है। दो विभाजन, उनमें दो डिवीजन है। कुछ लोग कहते हैं कि साउथ इंडिया के राष्ट्रकूट थे और कुछ लोग कहते हैं कन्नौज के गहडवाल थे। मैंने बताया था अपने इस ज्यादा बहस में नहीं पढ़ना, अपने इतनी याद रखने वाली सी बात है, आरएस में अपने ऐसा ही पूछा जाता है ज्यादातर। फिर राजा पढ़े थे तो राठौड़ों का जो फाउंडर था, राठौड़ों का आदि पुरुष जो था यहाँ पे, उनका नाम था राव सिंहा। 1240 के आसपास में पालीवाल ब्राह्मणों की हेल्प के लिए यहाँ पर आए थे और राजधानी बनाई थी अपने बाड़मेर में, एक जगह पड़ती है खेड़। और बाद में मुस्लिम आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ते हुए पाली के बिट्ठू गांव के अंदर शहीद हो गए थे और वहीं पर उनकी छतरी बनी हुई है। फिर उसके बाद में पढ़ा था हमने एक राव दूहड़, जो अपनी कुलदेवी नागणीची माता की मूर्ति लेके आए थे कर्नाटका से और बाड़मेर में मंदिर बनवाया, तो उस गांव का नाम ही हो गया नागाणा। तो राठौड़ों की कुलदेवी तो नागणीची माता है और राठौड़ों की इष्ट देवी कोई पूछ ले तो करणी माता है। जैसे सिसोदियों की या गोहिलों की कुलदेवी हमने पढ़ी थी कि बाण माता थे और उनकी इष्ट देवी जो थे वो बरबड़ी माता या अन्नपूर्णा माता थे। फिर उसके बाद में और राजा हमने पढ़े तो मल्लीनाथ जी के टाइम में थोड़ा राज्य का विस्तार और हुआ तो राजधानी हो गई मेवानगर। और संत आदमी वे लोक देवता है अपने, वो फोक डेटी है उनके नाम पर। जो बाड़मेर रीजन है उसका तो नाम ही क्या पड़ गया, तो उसको मालानी नाम से जाना जाने लगा। उनके बेटे जगमाल थे जो गुजरात की शहजादी गिंदोली को उठाकर ले आए थे। गणगौर के दिन लाया गया था, इसलिए आज भी गणगौर पर किसके गीत गाए जाते हैं, तो गिंदोली के गीत गाए जाते हैं। फिर एक पढ़ा था हमने चुंडा। चुंडा जो मल्लीनाथ जी के भाई वीरम देव के बेटे थे। इंदा प्रतिहारों ने अपनी बेटी की शादी की उनसे और मंडोर दहेज में दे दिया, तो राठौड़ों की राजधानी अब कौन सी हो गई, मंडोर हो गई थी। फिर चुंडा की बेटी हंसाबाई की शादी मेवाड़ के लाखा से भी थी, ये सब हम मेवाड़ वाले में पढ़ चुके थे। फिर पढ़े थे हमने जोधा। जोधा की कई बातें हमने मेवाड़ की स्ट्रीम पढ़ ली थी। हमने यहाँ पर पढ़ी थी कि 1453 में आंवल बांवल की संधि के बाद में जब उनको मंडोर मिल गया था तो राजधानी एक सुरक्षित स्थान पर बनाने की बात आई, तो सेफ पैलेस की तलाश की गई। तो फिर वहां पर जोधपुर नाम का एक शहर बसाया गया 1459 में और यहीं पर एक फोर्ट बनाया गया था मेहरानगढ़। राठौड़ सूर्यवंशी होते हैं, सूर्य को संस्कृत में मिहिर कहते हैं, इसलिए मिहिरानगढ़ है। करणी माता जो थी वो जोधा के पिता रणमल की धर्म बहन थी, इसलिए उनसे इसकी नींव लगवाई गई थी। और जोधा के बेटे थे बिक्का, जो अपने पिता से किसी बात पर नाराज होकर यहाँ से चले गए थे और 1465 के आसपास उन्होंने एक नया एरिया बसा दिया था, बीकानेर। आज आगे शुरू करते हैं। आज जोधपुर के सबसे प्रतापी शासक के बारे में हम पढ़ेंगे, मारवाड़ के एक प्रतापी शासक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है राव मालदेव। सन भी याद रखना थोड़ा सा, किस से किस टाइम तक था, इनके बारे में कोई पूछ सकता है। तो इनका शासन 1531 से लेकर 1562 के बीच के अंदर इनका शासन रहा था। ये थोड़ा सा याद रखना आपने, 31 से 62 के बीच में। क्यों, बड़े राजाओं के सन कोई पूछ ले, बाकी तो छोटे मोटे राजाओं के तो नहीं पूछे जाए, फिर इनके बारे में और बात है। फिर वही बात, बड़े राजा होते हैं तो मम्मी कार पापा कार किसी का ही नाम पूछा जा सकता है आपने, तो सारी बातें याद रखनी। पिताजी का नाम था गंगा, राव गंगा, याद करना। एक जगह पहले हमने इनका नाम पढ़ा था, कहां पर पढ़ा, तो मैंने बताया था खानवा के युद्ध में, जब मेवाड़ में सांगा बाबर के खिलाफ लड़ रहे थे, तब उन्होंने राजस्थान के सभी राजाओं को लेटर भेजे थे। एक व्यवस्था बताई थी मैंने, सिस्टम बताया था, पाती परवन, और उसके तहत राजस्थान के सभी राजाओं ने अपनी सेनाएं भेजी थी। तब गंगा ने भी अपनी सेना भेजी थी, हालांकि खुद नहीं गए थे, अपने बेटे को भेजा था, बेटा मालदेवी था, तो मालदेव के नेतृत्व में सेना भेजी थी, तो वो गंगा। कुल मिला के मेवाड़ में जब था सांगा तो मारवाड़ में कौन था, गंगा था। और मालदेव की मम्मी का नाम था पद्मा कुमारी। पिछले साल ही किसी एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन था, उसमें 4 स्टेटमेंट दिए हुए थे, उनमें एक स्टेटमेंट शायद कुछ ऐसा ही था कि जो मालदेव की माता थी उनका नाम पद्मा कुमारी था। ये सिरोही में एक राजा हुए थे जगमाल देवड़ा, उनकी बेटी थी देवड़ा राजकुमारी थी, कुल मिला के वहां की सिरोही के जगमाल देवड़ा की पुत्री थी। तो दोनों बातें याद रखना भाई इनके बारे में, ये बात भी याद रह जाए कम से कम इस बहाने आपके, कि पिता का नाम गंगा और मम्मी का नाम क्या था, पद्मा कुमारी नाम था। मालदेव के लिए और कहा जाता है कि मालदेव अपने पिता के टाइम के अंदर ही बहुत शक्तिशाली हो गए थे। इनके पिता के टाइम में एक युद्ध हुआ था, इनके पिता का सेवकी का युद्ध, बैटल ऑफ सेवकी।
और उसके अंदर भी मालदेव जो थे गंगा की तरफ किससे गए थे और जीते थे उस युद्ध को। शेखा नाम करके इधर अपने नागौर साइड का कोई सामंत हुआ करता था, उससे गंगा की लड़ाई हुई थी। और उस युद्ध के अंदर भी यदि गंगा किसी ने जितवाया था तो मालदेव ने जितवाया था। तो कुल मिला के मालदेव अपने राजकुमार के टाइम में जब वो एज ए प्रिंस थे तभी से अपना लोहा मनवा चुके थे, तभी से उनकी इज्जत वगैरह खूब बढ़ी हुई थी। फिर ऐसा कहा जाता है कि जो गंगा जी थे वो अफीम ज्यादा पिया करते थे, अफीम ज्यादा लिया करते थे। एक दिन अफीम की पिनक में मेहरानगढ़ की खिड़की के अंदर बैठे हुए थे, मालदेव गया, मालदेव ने जाके धक्का दे दिया। ऐसा कहा जाता है कि जो मालदेव था वो अपने पिता को मार के राजा बना था। ज्यादातर अपने इतिहासकारों ने इस बात को स्वीकार भी किया, पर फिर कई इतिहासकार कहते हैं नहीं यार ऐसा नहीं होता। यदि कोई ऐसे पितृघाती होता तो शायद बाकी सामंत उसको स्वीकार ही नहीं कर पाते, तो ऐसा नहीं रहा होगा। पर फिर भी कोई पूछे, अपने क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि मालदेव अपने पिता की हत्या करके बना था, पिता का मर्डर कर दिया था, तो याद रखना भाई। तो पिता कौन थे? तो पिता गंगा जी थे। तो बातें, दोनों तीनों बातें याद रखना है। पापा का नाम क्या था, मम्मी का नाम क्या था, राजकुमार के टाइम में कौन से युद्ध के अंदर जीत के आया था। मम्मी जो थी वो सिरोही के जगमाल देवड़ा की बेटी थी, अपने पिता को मार के राजा बना था। अफीम खाया करते थे पिता, ज्यादा अफीम की पिनक के अंदर ही बैठे थे जाके। अब मालदेव तो ये कहता है कि मैंने तो चरण स्पर्श किए थे जाके, और लोग कहते साहब कोई चरण स्पर्श नहीं किए, जाके धक्का दिया था नीचे जाके। अब अल्लाह जाने क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, पर कुछ कुछ बात ऐसी। फिर आगे बढ़ते हैं, देखो आगे क्या बातें हुई थी इसके बाद में आगे। मालदेव के लिए कहा जाता है कि मालदेव जब राजा बन गया था, जब मालदेव पहले तो राजा बना था, जब राजा बना था मालदेव, तो मालदेव के पास में गंगा जी इतने कोई अफीम वफीम खाने वाले आदमी थे, तो गंगा जी के टाइम में ज्यादातर जो सामंत थे, इनके जो फ्यूडल थे जितने भी, वो इंडिपेंडेंट हो गए थे। और जी में आता तो टैक्स दे देते, जी में आता टैक्स नहीं देते, जी में आता सेना भेज देते, जी में आती सेना नहीं भेजते। तो बड़ी विकट स्थिति थी। और जब मालदेव, तो जब राजा बनता है तब मालदेव के पास में केवल दो ही परगने थे। परगने का मतलब एरिया, रीजन, क्षेत्र, दो परगने हुआ करते थे। एक तो इनकी राजधानी, राजधानी कौन सी है? तो जोधपुर, जहां राजा रहता है, ये तो वो तो होना ही था। एक परगना और था सोजत, पाली के अंदर अपने एक जगह पड़ती है सोजत। और कहते हैं मालदेव जी का तो राजतिलक यहाँ सोजत के अंदर ही हुआ था। इनका जो कोरोनेशन था, जो राजतिलक था, वो यहीं पर हुआ था, सोजत के अंदर। तो सब जब राजा बना मालदेव, तब इसके पास में केवल दो परगने थे, एक तो जोधपुर राजधानी वाला, एक सोजत जहां पर इसका राजतिलक हुआ था। और भाई राजा बनने के बाद जिस आदमी ने खूब युद्ध लड़े, कहते 52 युद्ध लड़े थे और 58 परगने जीत लिए थे। कितने युद्ध है? 52 बैटल्स है और 58 परगना। मुझे याद है एक एग्जाम का सीधा सीधा क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा राजा जिसे 52 युद्ध और 58 परगनों का विजेता कहा जाता है, तो राजा कौन है? मालदेव। खूब आसपास वालों को सबको हरा दिया था इस आदमी ने। ऐसे नागौर, नागौर के अंदर एक बंदा था दौलत खान, उसको हरा दिया था। जालोर, जालोर के अंदर था सिकंदर खान, इसको हरा दिया था। सिवाना में था डूंगर सिंह, इसको हरा दिया था। इधर भाद्राजून के अंदर था वीरा सिंगल, वीरा सिंधल राठौड़ों की ब्रांच होती है, उसको हरा दिया था। इधर मेड़ता के अंदर हुआ करते थे वीरमदेव, इसको हरा दिया था। बीकानेर का राजा हुआ करता था जैतसी, इसको हरा दिया था। अपने बिलाड़ा के अंदर हुआ करते थे सीरवी, इन सीरवियों को हरा दिया था। जैसलमेर वाले भाटियों को राके उनसे फलोदी छीन लिया था, भाटियों से फलोदी छीन लिया था राके। तो खूब सारी जगह थी जहां पर इसने अटैक करके जीते थे। तो कुल मिला कितने युद्ध जीते थे? 52 युद्ध। और कितने परगने जीते थे? 58 परगने। थोड़ा याद रख लेना कौन कौन से क्षेत्र जीते इसने। नागौर में दौलत खां को हराया, जालोर में सिकंदर खां को हराया, सिवाना में डूंगर सिंह को हराया, भाद्राजून में वीरा सिंधल को हराया, मेड़ता के वीरमदेव को हराया, बीकानेर के जैत सिंह को हराया, जैसलमेर के भाटियों से फलोदी छीन लिया था, बिलाड़ा में सिरवियों को हराया था। इस प्रकार इसने 52 युद्ध जीते थे और 58 परगने जीते थे। नाम याद रहे नहीं रहे, इतनी बात याद रखना कि कौन सा राजा जिसने 52 युद्ध और 58 परगने जीत लिए थे, तो वो राजा कौन है? अपना मालदेव। आगे बढ़े,
पिता मम्मी और ये 3 बात याद रखने वाली, याद रख, सारे फैक्ट है भाई, सारे पूछे जाने वाले से याद रखना इन चीजों। अब लो आगे बढ़ते हैं अपने आगे। फिर क्या चीजें, अब एक एक बाद में लेते हैं अपने कि अलग अलग राजाओं के साथ में, अलग अलग रियासतों के साथ में इसके क्या रिलेशन रहे थे क्या नहीं। तो पहले मेवाड़ वालों के साथ में, मेवाड़ वालों से इसके क्या रिलेशन रहे क्या नहीं रहे थे। तो खानवा का युद्ध है, ये खुद सेना लेके गया था, पार्टिसिपेट किया इसने खानवा के युद्ध में। फिर उसके बाद विक्रमादित्य के टाइम में जब गुजरात वाले बहादुर शाह ने अटैक किया था, तब इसने मेवाड़ की सहायता की थी, कर्मावती की सहायता करता है, बहादुर शाह के खिलाफ हेल्प करता है। कर्मावती वाले साके में, इस सब में सेनाएं भेजी थी इसने। फिर उदय सिंह की सहायता करता है, उदय सिंह को राजा बनवाने में मुख्य भूमिका थी। मावली वाले युद्ध में सहायता की, मावली के युद्ध में सहायता की थी बनवीर के खिलाफ। और इसमें तो और याद रखना, खानवा के युद्ध में तो घायल सांगा को युद्ध से बाहर यही लाया था। जब सांगा इंजर्ड हो गया था तो युद्ध भूमि से बाहर लाने वाला आदमी मालदेव था। तो खानवा के युद्ध में भाग लिया, घायल सांगा को युद्ध के मैदान से बाहर लेके आया था। विक्रमादित्य के टाइम में गुजरात वाले बहादुर शाह ने जब अटैक किए थे, उसमें इसने मेवाड़ वालों की सहायता की। बाद में जब उदय सिंह को राजा बना रहे थे, तब इसने सहायता की। मावली वाले युद्ध में जब बनवीर से उदय सिंह लड़ रहा था, तब सहायता की। फिर मैंने एक बात बताई थी आपको कि वो खेरवा नाम की पाली में अपने एक जगह पड़ती है, और यहां पर कोई एक झाला था जैत सिंह, और इसकी एक बेटी थी स्वरूप दे, झाली रानी थी, और स्वरूप दे की शादी मालदेव के साथ हो चुकी थी। उसकी जो स्वरूप दे की छोटी बहन थी, जो मालदेव की साली थी, मालदेव को वो और पसंद आई। मालदेव ने कहा मैं इससे भी शादी करूंगा। वो लोग शादी करना नहीं चाहते थे। उन्होंने गुपचुप मेवाड़ वाले उदय सिंह के पास मैसेज किया कि भाई तुम आके यहाँ पे शादी कर लो। तो दो दो बातें याद ही रखना आप। तो कहते हैं कि वो उदय सिंह आया, और उदय सिंह यहाँ से आके शादी करके चला गया था। तो एक तो उस झाली रानी की वजह से मालदेव और उदय सिंह में बननी बंद हो गई थी। पर एक छोटी सी बात है, कहते हैं कि जब स्वरूप दे खुद भी नहीं चाहते थे कि भाई मेरी छोटी बहन की शादी भी और मेरे पति के साथ में हो जाए। हालांकि पहले राजा महाराजाओं में से शादियां हुआ करती थी, पर वो खुद नहीं चाहती थी। तो कहते हैं कि उसको पता था कि भाई उदय सिंह की बारात आएगी, और ये वहां पे कुंभलगढ़ के पास में जाके वहीं शादी कर दी थी उसने जैत सिंह। तो जब वो अपनी बहन को गिफ्ट दे रही थी, तो सोने के गहने वहने गिफ्ट दे रही थी, तो कहते हैं वो गिफ्ट में वो सोने वाला जो डिब्बा था, गहने वाला जो डिब्बा था, वो तो दिया नहीं गया पैकेट उससे, और एक कोई दूसरा डिब्बा था वो पकड़ा दिया। उस दूसरे डिब्बे में राठौड़ों की जो कुलदेवी नागणी चीमा था, उनकी मूर्ति थी। जब झाली रानी की शादी उदय सिंह के साथ हो गई, उन्होंने जब वो गिफ्ट वाले पैकेट खोले, तो उसमें वो नागणी जी माता की मूर्ति निकली, और उदय सिंह ने बड़ा सम्मान किया उनका। कोई बात नहीं भाई, माता जी की मूर्ति निकली है। तो उदयपुर के अंदर बाद में मंदिर वगैरह बनवाया था, तो उदयपुर में भी नागणी जी माता का मंदिर है, वहां पर भी उनके नवरात्रों में पूजा वगैरह होती है। तो वो कोई दिमाग में कभी आएगा यार उधर मंदिर कैसे, तो झाली रानी के साथ में वो गिफ्ट के अंदर नागणी जी माता की मूर्ति चली गई थी, इसलिए उदय सिंह ने बाद में बनवा दिया था। फिर मैंने जब उदय सिंह पढ़ाया, तब मैंने बताया था कि अजमेर वाला जो हाजी खान था, उसके साथ में उदय सिंह की बननी बंद हो गई थी। हाजी खां पठान जो था, देखो दोनों चीजें, पहले हाजी खां पठान पर मालदेव अटैक करता है। जब मालदेव अटैक किया तो उदय सिंह ने साथ दिया, और उदय सिंह ने साथ देके हाजी खान पठान को जितवाया, मालदेव की सेना वापस लौट गई। लेकिन बाद में उदय सिंह ने, मैंने बताया था कि हाजी खां पठान के पास में एक महिला थी, रंग राय नाम की एक महिला थी, और उसने वो मांग ली। हाजी खान ने मना किया, तो उदय सिंह ने इधर अटैक किया। तो इस बार मालदेव खार खाया हुआ था, तो इस बार मालदेव ने हाजी खां पठान की सहायता कर दी थी। तो शुरुआत में उदय सिंह के साथ में बहुत अच्छे रिलेशन थे, लेकिन बाद में उदय सिंह के साथ में रिलेशन खराब हो गए थे। और मैंने युद्ध बताया था इनके साथ, तो हरमाड़ा का युद्ध, और हरमाड़ा वाले युद्ध में 1557 में अजमेर के अंदर मैंने बताया था, मालदेव जो है वो मेवाड़ वालों की सेना को हरा के वापस भेज देता है। तो उसमें मालदेव और हाजी खान दोनों थे। तो मेवाड़ वालों के साथ इसके रिलेशन थोड़े से पहले अच्छे रहे थे, बाद में खराब हो गए थे। अच्छे कैसे, तो सारी बातें याद रखना। खानवा युद्ध में एजे प्रिंस भाग लिया था, घायल सांगा को बाहर लेके आया था। बाद में जब विक्रमादित्य बने थे, बहादुर शाह गुजरात वाले का टेक विक्रमावती के टाइम, तब इसने सहायता की थी। उदय सिंह को राजा बनवाने में हेल्प की थी। मावली के युद्ध में बनवीर के खिलाफ लड़ने के लिए गया था। लेकिन बाद में उदय सिंह के साथ में उस झाली रानी को लेके इसके संबंध खराब हो गए थे, और इसने हाजी खान पठान का हरमाड़ा वाले युद्ध के अंदर साथ दे दिया था। तो वो ध्यान रखना, नागणिची वाली बात मैंने बताई, उसका ध्यान रखना। ये तो मेवाड़ के साथ में मालदेव की क्या रिलेशन थे।
फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अब मालदेव के बीकानेर के साथ में क्या रिलेशन है। देखो मैंने कल एक बात बताई थी आपको, कल मैंने एक बात बताई थी कि जोधा का बेटा था बिक्का और वो बीकानेर चला गया था और उसने वहां पर एक नया राज्य बसा दिया था। जोधपुर में राठौड़ डायनेस्टी है, तो बीकानेर में भी कौन सी डायनेस्टी होगी, राठौड़। आपस में भाई भाई, कई सालों तक मेल मिलाप भी अच्छा रहा कि बीकानेर वालों को कोई लड़ाई हो तो जोधपुर वाले साथ देने के लिए जाए, जोधपुर वालों की कोई शादी ब्याह हो तो बीकानेर वाले सारे जाए, सिगरी नूता मिले सब। सिगरी नूता समझते हो, पूरे परिवार को बुलाने वाला। कई साल तक वैसा एकदम सिस्टम सही चलता रहा आपस के अंदर। जब मालदेव राजा बना तो उस टाइम बीकानेर में राजा हुआ करता था जेत सिंह। लो इसमें आगे एक बात और मैं एक साथ ही बता देता हूं, जेत सिंह राजा हुआ करता था। और कहते हैं भाई मालदेव ने जेत सिंह पर आक्रमण कर दिया। जब जेत सिंह पर आक्रमण किया तो जेत सिंह ने कहा कि यार अपने भाई भाई हैं आपस के अंदर, तू राठौड़ मैं राठौड़, 3-4 पीढ़ी पहले तो अपना दादा ही एक ही हो जाता है, अपने आपस में क्यों लड़ रहे हैं। मालदेव ने कहा तेरे भाई की लग रखी है, यहाँ मैंने पापा को नहीं बख्शा और मैं आक्रमण करूंगा, मुझे अपनी टेरिटरी बढ़ानी है, मुझे अपना साम्राज्य बढ़ाना। तो फिर बीकानेर में जो जेतसी था और मालदेव के बीच में युद्ध होता है, पाहेबा का युद्ध या साहेबा के युद्ध के नाम से हम उसको जानते हैं। ये युद्ध किसके बीच में हुआ, कब हुआ, दोनों चीजें याद रखना। एक तो 1541 के अंदर युद्ध होता है, किस किस के बीच में हुआ, तो मालदेव और जेतसी के बीच में। मालदेव तो कहां का राजा है, तो मारवाड़ का, और जेतसी कहां का राजा है, तो जेतसी बीकानेर का राजा था। इनके बीच में युद्ध होता है, मालदेव जीत जाता है। न केवल मालदेव जीतता है बल्कि जेतसी तो इस युद्ध के अंदर लड़ता हुआ ही मारा गया था, जेतसी मारा जाता है इस युद्ध के अंदर। तो जेतसी का बेटा हुआ करता था कल्याणमल, वो उस टाइम सिरसा था, हरियाणा में जो जगह पड़ती है सिरसा। कहते हैं युद्ध से पहले ही कल्याणमल को और बाकी राज परिवार को उधर सिरसा भेज दिया गया था। वो फिर उधर से दिल्ली चला जाता है शेरशाह सूरी से सहायता लेने के लिए। दिल्ली का सुल्तान हुआ करता था, अफगान था शेरशाह सूरी। उसको जाग भाई शेरशाह सूरी ऐसे ऐसे मेरे पिताजी के राज्य पर मालदेव ने अधिकार कर लिया है और मालदेव ने मार दिया उनको, तो युद्ध में लड़ते हुए मारे गए वो, तो अब तू हमारी सहायता कर और मुझे वापस दिलवा। कहते उधर मालदेव बीकानेर पे कब्जा करता है और अपने एक सामंत को बीकानेर संभला देता है, कुंपा। कुंपा नाम का एक मालदेव का सामंत था, इसको कहा कि तू बीकानेर संभाल। ये इस युद्ध में अच्छा लड़ा था तो कुंपा को बीकानेर की जिम्मेदारी दी। कुंपा को एक जागीर और दी गई थी, डीडवाना। कुंपा को डीडवाना की जागीर दे दी गई और बीकानेर का प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर घोषित कर दिया गया था। इसको एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया, कहां का, बीकानेर का। तो बीकानेर वालों के साथ इसके रिलेशन ये थे कि इसने बीकानेर वालों से लड़ाई की थी। बीकानेर का राजा कौन था, बीकानेर राजा जेतसी था। इसके साथ कौन सा युद्ध लड़ा, तो पाहेबा का युद्ध या साहेबा का युद्ध लड़ा। कब हुआ, 1541 में। रिजल्ट क्या रहा, रिजल्ट मालदेव के पक्ष में रहा। जेतसी लड़ता हुआ मारा गया। जेतसी का बेटा कल्याणमल सहायता के लिए कहां चला गया, दिल्ली। दिल्ली का सुल्तान कौन है, शेरशाह सूरी। बीकानेर की क्या व्यवस्था की गई, तो बीकानेर में कुंपा को बीकानेर का एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया और उसे एक जागीर दे दी गई थी, डीडवाना, अपने नागौर में जगह पड़ती है, वो डीडवाना वाली जागीर उसको दे दी गई थी। तो ये बीकानेर के साथ उसके रिलेशन रहे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे मेड़ता के साथ क्या रिलेशन रहे थे। वापस एक बात और थोड़ी सी देखो, मैं फ्लैशबैक में ले जाके वापस बताऊं आपको। हम पढ़ रहे थे जोधा कि जोधपुर के राजा थे जोधा। तो जोधा का एक बेटा था बिक्का, और बिक्का तो कहां चला गया, बीकानेर। जोधा का एक बेटा था दुद्दा, और दुद्दा चला गया था मेड़ता। दुद्दा जी मेड़ता चले गए थे। तो बीकानेर और मेड़ता दोनों राठौड़ों की दो रियासत हो गई थी, जोधपुर से अलग होकर बनी हुई राठौड़ों की दो रियासत हो गई। मैं और थोड़ा सा यही बता दूं, आगे अपने काम है। इस दुद्दा के बड़े बेटे हुए थे वीरमदेव और छोटे बेटे थे रतन सिंह। वीरमदेव के बेटा हुआ था जयमल, ये वही जयमल पत्ता वाला जयमल है भाई, वो बताया था मैंने कि मेड़ता का राजा था जयमल, और बातें बताई थी मैंने, तो ये वही है। और रतन सिंह की बेटी थी मीराबाई, जो सांगा के बेटे भोजराज की पत्नी थी, बताई थी मैंने बात। और ये जो रतन सिंह थे, ये खानवा वाले युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो गए थे। वीरमदेव के बारे में मैंने बताया था कि खानवा वाले युद्ध के अंदर भाग लिया था। मालदेव के टाइम में जो मेड़ता का राजा वो वीरमदेव, और मालदेव और वीरमदेव के बीच में हाथी को लेके झगड़ा था। दरियाजोश नाम का हाथी था, दरियाजोश नाम करके एलिफेंट है, एक हाथी है, और उसको लेके इन दोनों के बीच में विवाद था।
तो कोई पूछ ले कि भाई मेड़ता के कौन से राजकुमार से या कौन से राजा से मालदेव का विवाद था, तो वीरमदेव से। किस बात को लेके? हाथी को लेके। हाथी का नाम क्या था? तो दरिया जोश नाम का हाथी था, उसको लेके इन दोनों के बीच में क्या था? विवाद। इसलिए मालदेव जब राजा बना तो उसने मेड़ता पर अटैक किया। वीरमदेव ने वापस वही बात कही, यार अपने भाई भाई है यार, आपस में ऐसे क्या अटैक कर रहा है, राठौड़ राठौड़ आपस में क्यों लड़ रहा है? पर मालदेव ने उसकी बात नहीं मानी, वीरमदेव को यहाँ से भगा दिया और वो मेड़ता पर भी क्या कर लेता है? कब्जा। वीरमदेव भी कहाँ जाए? वीरमदेव ने एग्जैक्टली वही किया जो उधर बीकानेर वाले कर रहे थे, शेरशाह सूरी के पास में चला गया। शेरशाह सूरी के पास में। शेरशाह सूरी कहाँ का सुल्तान है? तो दिल्ली का सुल्तान। तो कुल मिला के शेरशाह सूरी के पास में दो राठौड़ चले गए। एक बीकानेर वाला कल्याणमल चला गया क्योंकि बीकानेर पर मालदेव का कब्जा हो गया, और एक मेड़ता वाला वीरमदेव चला गया क्योंकि मेड़ता पर भी शेरशाह सूरी का कब्जा हो गया। ये मालदेव की गलती है, आगे हम और पढ़ेंगे कि उसने अपने भाई बंधुओं को नाराज कर दिया था, राठौड़ों को नाराज कर दिया था और उन्हें शेरशाह सूरी के पास जाने के लिए मजबूर कर दिया था। तो और शेरशाह सूरी ने उस फूट का खूब फायदा उठाया, आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में भी। पर ये मेड़ता के साथ क्या रिलेशन थे, तो उसके मेवाड़ के साथ क्या रिलेशन रहे, बीकानेर के साथ क्या रिलेशन रहे, मेड़ता के साथ क्या रिलेशन रहे, आगे पढ़ते हैं। देखो अब की बात लो, हुमायूं के साथ में क्या रिलेशन रहे। हुमायूं के साथ में रिलेशन पढ़ते हैं कि सुनना थोड़ी सी बात। हुमायूं दिल्ली का मुगल बादशाह था। दिल्ली में मुगलिया सल्तनत की स्थापना किसने की? बाबर। 1526 में पानीपत वाले पहले युद्ध को जीतने के बाद बाबर यहाँ पर स्थापना करता है। 1530 में बाबर की डेथ हो जाती है। बाबर की डेथ होने के बाद में अगला जो राजा बना, मुगल बादशाह जो बना, वो बाबर का बेटा हुमायूं था। कई साल तक तो स्थितियां ठीक चली, 10 एक साल। तो फिर अपने इधर बिहार वाली साइड के अंदर और एक राजा हुआ करता था, शेरशाह सूरी। हुमायूं में और शेरशाह सूरी में आपस में लड़ाइयां हुई, दो युद्ध होते हैं इनके बीच में, हुमायूं और शेरशाह के बीच में। हुमायूं वर्सेस ये शेरशाह सूरी जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, इनके बीच में युद्ध हुए। चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध 1539 और 40 के अंदर चौसा और बिलग्राम के युद्ध होते हैं इनके बीच में, और दोनों युद्धों के अंदर हुमायूं हार जाता है। हुमायूं हार गया तो शेरशाह सूरी जो कभी बिहार का एक राजा हुआ करता था, उसने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। दिल्ली आगरा पे कब्जा कर लिया तो हुमायूं वहां से भागा, और हुमायूं भाग के इधर सिंध की तरफ, अब बक्कर की तरफ, यहाँ पे बक्कर नाम की जगह थी, उधर आ जाता है। इधर जब मालदेव को ये बात पता चली कि साहब हुमायूं उधर घूम रहा है, हुमायूं उधर घूम रहा है, तो उसने हुमायूं के पास में मैसेज करवाया कि हुमायूं तो शेरशाह सूरी के खिलाफ उधर घूम रहा है, मैं तेरी सहायता करने के लिए तैयार हूँ, 20,000 सैनिक भेज दूंगा और अपने साथ में मिलकर लड़ लेते हैं। पर हुमायूं के दिमाग में उस समय दूसरी चीजें थी। हुमायूं उस समय सिंध में एक जगह पड़ती है थट्टा, थट्टा के राजा की हेल्प लेके गुजरात जीतने की कोशिश कर रहा था। हुमायूं के जीते भाई थे, वो हुमायूं को उस टाइम मदद कर रहे थे, तो हुमायूं को लगा यार इस मदद की अपने को आवश्यकता नहीं। पर इतने में चक्कर घुमा और भाइयों ने भी सहायता वगैरह करनी बंद करनी शुरू कर दी, और उधर वो गुजरात जीत वाला उसको त्यागना पड़ा। तो उसको थोड़े दिनों में याद आया कि यार मालदेव ने अपने पास में मैसेज किया था कि मैं तेरी सहायता कर सकता हूँ, तो हालांकि उसने इस चक्कर में साल 1.5 साल लगा दिए थे। ये 1540 की बात है, फिर वो 1542 के अंदर इधर मालदेव के पास में सहायता लेने के लिए आता है, और वो इधर मालदेव के पास में आया और अपने फलोदी के पास में एक जगह पड़ती है जोगी तीर्थ, उस जोगी तीर्थ नाम की जगह पर उसने अपने डेरे डाले, और डेरे डाल के उसने अपने कुछ दूत, अपने कुछ एम्बेसडर भेजे कि भाई मेरी सहायता करो। तो कहते 3 दूत भेजे थे उसने। 3 दूत कौन कौन आए, तो ये नाम लिखे हैं, देखो ये नाम याद रखना, मीर समंद, रैमल सोनी और अतका खां। सीरीज भी याद रख लेना, नाम भी याद रख लेना। पहले मीर समंद को भेजा गया, उसने आगे बातचीत की मालदेव से, फिर उसने रैमल सोनी को भेजा, और उसके बाद उसने किसको भेजा? अतका खां को भेजा। इस बार भी मालदेव तैयार। मालदेव ने सीधे सीधे कहा अभी लड़ाई तो नहीं करेंगे, एक बार हुमायूं यहां से बीकानेर चला जाए, बीकानेर मेरा है, वहां पर मेरा बंदा बैठा है, कुंपा बैठा हुआ है, आप फलोदी के पास में जोगी तीर्थ बैठे हो, आप तो यहां से बीकानेर चले जाओ, और थोड़े दिनों बाद में जब भी स्थितियां थोड़ी अनुकूल होगी तो हुमायूं को कह देना कि मेरे को तो एक मिस कॉल कर दे, मैं शेरशाह सूरी के खिलाफ लड़ने के लिए आ जाऊंगा। और कहते हैं कि मालदेव ने हुमायूं के लिए खूब सारे गिफ्ट भेजे थे, उसके लिए सूखे मेवे ड्राई फ्रूट्स भेजे खूब सारे उसको, और कहा चिंता ही मत करे, मैं एकदम सहायता करने के लिए तैयार हूँ। दूत गए और दूतों ने जाके बताया हुमायूं को कि साहब हम मालदेव के पास गए थे, क्या आदमी है यार। उसने कहा साहब पक्का तैयार हूं। हमने कहा और कि शेरशाह सूरी के खिलाफ सहायता करनी, उसने कहा ओ किसी खिलाफ हो, एक बार जाके बीकानेर रुको, आपके पास रुकने की जगह नहीं है तो बीकानेर मेरा ही है, और फिर जब भी लड़ाई करनी हो तो हम लड़ाई भी कर लेंगे। पर सर एक छोटी सी दिक्कत है। क्यों, क्या दिक्कत है?
कि जब हम जोधपुर मालदेव से बात करने के लिए गए थे ना कि हमें शेरशाह सूरी के खिलाफ सहायता चाहिए, हम हुमायूं के आदमी हैं, तब जोधपुर में एक दूत और आया हुआ था, एक एम्बेसडर और आया हुआ था। हुमायूं ने पूछा वो कौन था? सर वो शेरशाह सूरी का एम्बेसडर था, शेरशाह सूरी का दूत था। वो क्या करने आया था कि वो ये कहने आया था कि हुमायूं को सहायता नहीं देनी है। तो मालदेव ने उसको क्या रिप्लाई दिया? सर ये तो नहीं पता, उसके साथ अलग रूम में बात की थी, हमारे साथ अलग रूम में बात की थी, तो हमें तो नहीं पता। अब हुमायूं टेंशन में क्या क्या क्या। हुमायूं थोड़ा पढ़ाकू आदमी था, सारा दिन पढ़ता रहता था। कहते हैं हुमायूं की तो आखिर में मृत्यु जब वो अपने पुस्तकालय से नीचे उतर रहा था तो गिरने की वजह से हुई थी, कि पूरी जिंदगी लड़खड़ाता रहा था, लड़खड़ाते हुए उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके जो लाइब्रेरियन हुआ करते थे उनका नाम था मुल्ला सुर्ख। मुल्ला सुर्ख नाम के उसके एक लाइब्रेरियन थे, और वो उनके पास गया, मुल्ला सुर्ख के पास गया, लाइब्रेरी में बैठता था तो उनके साथ ट्यूनिंग थोड़ी अच्छी रही होगी, और उनको जाग कहा कि यार मुल्ला जी ये बात है, ऐसे ऐसे अपने वाले दूत है, उन्होंने ये मैसेज दिया, आपको क्या लगता है कि मालदेव अपने साथ धोखा कर रहा है या उधर शेरशाह सूरी के साथ धोखा कर रहा है? डबल गेम तो खेल रहा हो, किसके साथ खेल रहा है ये तो बताओ आप। मुल्ला सुर्ख ने कहा कि अपने साथ कर रहा है और अपने को यहां से भाग जाना चाहिए। क्या पता आपको? कहा मैंने इस आदमी की हिस्ट्री पता लगाई है, इसने अपने पापा को नहीं बख्शा, अपने जो भाई बंधु राठौड़ थे उनको नहीं बख्शा, आसपास वाले दूसरे कोई सहयोगी थे उनको नहीं बख्शा, तू तो लगता ही क्या है इसका। और ये इसने शेरशाह के पास ये मैसेज भेजा है कि शेरशाह तुम चिंता ही मत करो, मैं हुमायूं को बीकानेर भेज रहा हूँ, बीकानेर जाते मेरे आदमी इसको पकड़ लेंगे और फिर तू आगे हुमायूं को यहाँ से ले जा। वो इनको क्या बात करते हो, तो अब क्या करें? तूने अब चप्पलें हाथ में लो यहाँ से। कहते हुमायूं तो बेचारे ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, हुमायूं यहाँ से भाग गया और उसने ठेठ पाकिस्तान में सिंध के अंदर एक जगह पड़ती है अमरकोट, वहां पर कोई राजा हुआ करते थे वीर साल सोढ़ा, उन वीर साल सोढ़ा के पास में जाके शरण ली थी, फिर वहीं रहता था, वहीं अकबर का जन्म हुआ था, फिर वहां से आगे ईरान की तरफ चला गया था, फिर फाइनली ईरान वालों की सहायता लेके वापस आता है, वो वापस हिंदुस्तान पे कब्जा करता है। पर हुमायूं के पास में ये मौका आया था उस टाइम, या मालदेव के पास में मौका था कि हुमायूं और मालदेव दोनों मिलते और मिलके शेरशाह सूरी का सामना करते या मिलके शेरशाह सूरी के खिलाफ लड़ लेते, परंतु दोनों एक तरीके से मौका चूक गए। मौका कैसे चूक गए कि मालदेव ने भी थोड़ा मतलब उसको अति सक्रियता दिखानी थी, थोड़ी सी ओवर एक्टिवनेस दिखानी थी, कि वो खुद जाता चला के हुमायूं के पास खुद चला जाता, उसे बैठ के ढंग से बातचीत करता। जब आप एम्बेसडर के माध्यम से बातचीत करते रहते हो तो एक बात दूसरे को कही वो तीसरे के पास पहुंचे तब तक बहुत अंतर आता है। आप आमने सामने बैठ के बात करते हो शायद ज्यादा अच्छे से बात कर सकते थे, हुमायूं को ढंग से आप एश्योर कर सकते थे कि हम तेरी सहायता करेंगे। फिर हुमायूं वो तो खुद कानों का कच्चा निकला, और यदि थोड़ा सा यूं डिप्लोमेट होता, थोड़ा सा कूटनीतिज्ञ होता तो इस बात को समझता कि यार मालदेव ने पहले भी तेरे पास समाचार भिजवाया था कि मैं तेरी सहायता करने के लिए तैयार हूं, और यदि मालदेव हुमायूं को पकड़ के शेरशाह को देना ही चाहता है, तो जब हुमायूं जोगी तीर्थ में रुका हुआ था तब हुमायूं के पास में बहुत थोड़े से फौजी थे, और हुमायूं की इतनी औकात ही नहीं थी कि मालदेव यदि सेना भेज दे तो भाग जाए, भागने नहीं देता, उसने अपने रास्ते से इजीली जाने दिया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मालदेव का जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो हुमायूं के प्रति है। परंतु शेरशाह उधर शक्तिशाली हो रखा था, मालदेव के कुछ जो भाई थे वो उधर शेरशाह के पास बैठे हुए थे, तो शायद वो उस टाइम उस कंडीशन के अंदर नहीं था कि वो शेरशाह सीधा सीधा पंगा ले ले। तो एक बार कह रहा था कि यार वेट एंड वॉच, अपना टाइम आएगा और तुम एक बार बीकानेर जाओ और वहां पर चल के अपने बातचीत करते हैं। परंतु इतिहास तो शब्द को महत्व नहीं देता कि ऐसा हो जाता तो, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ। और कालांतर के अंदर हम आगे अभी और पढ़ेंगे कि शेरशाह सूरी बाद में मालदेव पे अटैक कर देता है और मालदेव को हरा देता है। परंतु यहाँ पर यदि मालदेव और हुमायूं थोड़ी सी समझदारी दिखाते, थोड़ी सी डिप्लोमेसी दिखा देते, तो हुमायूं को जो इतने साल भटकना पड़ा था भटकना नहीं पड़ता, और मालदेव को शेरशाह से जो हार का सामना करना पड़ा था वो हार का सामना नहीं करना पड़ता। तो याद रखना भाई सारी बातें थोड़ी। 3 दूत कौन कौन से आए थे वो याद रखना, कौन सी जगह से आए थे वो याद रखना, उसके लाइब्रेरियन का नाम क्या था, मालदेव उसको क्या देना चाहता था, वो क्यों नहीं गया, वो सारी बातें याद रखना, फिर कहाँ चला गया था, ये सारी बातें। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे आगे वाली चीज ये तो थोड़ा सा मिटा दूं, फिर इसमें वैसे तो मैंने समझाई थी, पर ये जो क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। सीधी वो लाइन जो मैंने बोली थी वही लिखी हुई कि मालदेव और हुमायूं परस्पर विश्वास व गंभीरता दिखाते तो शेरशाह सूरी के विरुद्ध संगठित होकर लड़ सकते थे। राव मालदेव भी शेरशाह सूरी की साम्राज्य विस्तार नीति को लेकर चिंतित थे। यदि वो हुमायूं को विश्वास में ले लेते तो दोनों की ज्वाइंट मिलिट्री
संयुक्त सेनाएं शेरशाह सूरी को पराजित कर सकती थी, अथवा उसी समय अफगान शासन, मैंने बताया शेरशाह सूरी अफगान था, तो अफगानों का जो शासन था उसको क्या कर सकती थी, भारत से समाप्त कर सकती थी। परंतु ऐसा नहीं हुआ। नहीं हुआ तो साहब यहाँ पर हुमायूं का शासन स्थापित नहीं हो पाया। हुमायूं का शासन भी तब स्थापित हुआ जब शेरशाह सूरी मर गया था। मालदेव भी वापस जोधपुर में तब आता है जब शेरशाह सूरी मर गया था। तो ये थोड़ी सी हुमायूं के साथ उसकी क्या रिलेशन थे, मुझे अब भी याद है 2013 के मेंस में क्वेश्चन था कि मालदेव के शेरशाह सूरी और हुमायूं के साथ संबंधों का विश्लेषण कीजिए। तो यदि आपके हुमायूं के साथ रिलेशन आ जाए, जैसे पहले हुमायूं के साथ लिखने पड़े, तो पहले ये सारी बातें लिखनी है कि उसने शेरशाह सूरी से हार गया था, वो जब मारवाड़ से होकर जा रहा था उसने इस जगह से दूत भेजे थे, मालदेव ने ये उसको आश्वासन दिए थे, लेकिन दोनों विश्वास नहीं करते, और फिर ये वाली बातें लिख देनी है अपने। यदि विश्वास कर लेते तो उसका रिजल्ट क्या निकलता, तो थोड़ी सी ये बात लिख देना। पर दोनों रिलेशन स्थापित नहीं कर पाए थे। फिर आगे बढ़ते हैं, देखो इसके बाद अपने मालदेव के शेरशाह सूरी के साथ में क्या संबंध रहे थे। अच्छा, अब जब इधर आपके दिल्ली के अंदर अब शेरशाह सूरी है, हुमायूं तो भाग चुका है, और इधर अपने राजस्थान के अंदर बड़ा राजा कौन बना हुआ है, मालदेव। स्वाभाविक सी बात थी कि इन दोनों के बीच में अब लड़ाई होगी। क्या कारण है शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में लड़ाई की, क्यों होनी चाहिए इनके बीच में लड़ाई? कारण सीधे सीधे से, एक तो दोनों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं थी। शेरशाह सूरी अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता है, एम्परियलिस्टिक एम्बिशन है दोनों के बीच में, दोनों अपनी अपनी सेनाओं का विस्तार करना चाहते हैं। मालदेव की जो सीमाएं थी वो दिल्ली सल्तनत को छू रही थी, कहीं ना कहीं उसको टच करने लग गई थी। मालदेव का जो राज्य है वो दिल्ली सल्तनत के लिए खतरा था, डेंजर बनता जा रहा था। उसने यहाँ हाजी खान पठान को हरा के भगा दिया था, तो लगता था कि यार ये लफड़ा करेगा अपने। फिर दो सीधी सीधी से शेरशाह इसलिए लड़ना चाहता है क्योंकि मालदेव हुमायूं की सहायता कर रहा है। मालदेव हुमायूं की सहायता कर रहा था, इसलिए शेरशाह लड़ना चाहता। मालदेव क्यों लड़ना चाहता है? क्योंकि शेरशाह सूरी है वो कल्याणमल और वीरमदेव की सहायता कर रहा है। कल्याणमल बीकानेर वाला और वीरमदेव मेड़ता वाला, इनकी सहायता कर। तो शेरशाह के साथ संबंध, तो शेरशाह के साथ में उसके संबंध बहुत ही खराब रहे। लड़ाई हुई दोनों के बीच में, क्यों लड़ाई हुई? तो उसके कारण कि दोनों अपना एम्पायर एक्सपांशन करना चाहते हैं, एक्सपांशन पॉलिसी अपना रखी है दोनों ने। इस वजह से मालदेव की जो बाउंड्रीज है वो दिल्ली सल्तनत को टच कर रही है, अजमेर पर उसने कब्जा कर लिया था। उधर मालदेव हुमायूं की सहायता कर रहा है, इसलिए शेरशाह सूरी उससे नाराज है। शेरशाह सूरी कल्याणमल वीरमदेव की सहायता कर रहा है, इसलिए मालदेव उससे नाराज है। इनकी वजह से आपस के अंदर इनमें लड़ाई होनी थी, स्वाभाविक सी बात है। लड़ाई हुई तो कौन सी लड़ाई हुई, क्या हुई, वो और पढ़ लेते हैं। सब जानते हैं अपने, गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था इन दोनों के बीच में। पाली में जैतारण के पास में ये सुमेल की पहाड़ियां हैं, गिरी का मतलब पहाड़ी होता है,